बिहार के मुजफ्फरपुर में दो गुटों के बीच दिन दहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। वहां 3 हथियारबंद बदमाशों ने बस अड्डे के स्टैंड इंचार्ज कुंदन सिंह के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। कुंदन सिंह को गोली लगने के बाद उसके साथियों ने भी जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग की वजह से बदमाश वहां से बस के अंदर छिप गए। इसी बीच फायरिंग की जानकारी मिलने पर पुलिस और क्यूआरटी के जवान मौके पर पहुंचे, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस के जवानों ने बस को घेर लिया और AK-47 से गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस एनकाउंटर में पुलिस ने एक बदमाश को मार गिराया, जबकि एक बदमाश घायल हो गया। वहीं इस हमले में बुरी तरह जख्मी कुंदन सिंह की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं कि दिन दहाड़े यहां पर दो गुटों में गोलियां चलाई गई, तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, पिछले दिनों से लगातार जिस तरह से बिहार में कई वारदातें हुई है, वो साफ तौर पर बता रही हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। और जिस तरह से कल अपराधी मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड में पहुंचे थे और वहां कुंदन सिंह जो स्टैंड के इंचार्ज हैं, उनके ऊपर उन लोगों ने फायरिंग की थी और भागने का प्रयास किया। उसी दौरान लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और जो कुंदन सिंह के लोग थे उन लोगों ने घेर रखा। तभी अपराधी एक बस में छिपने की कोशिश की और फिर बाद में पुलिस पहुंची, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें एक बदमाश वहीं पर मौके पर ही ढेर हो गया, जबकि एक बदमाश की मौत इलाज के दौरान हो गई। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, यह साफ तौर पर दर्शा रहा है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल ऊपर बढ़ा हुआ है और पुलिस कहीं ना कहीं उनके सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रही है। लेकिन कल जैसे ही यह जानकारी पुलिस को मिली कि अपराधी बैरिया बस स्टैंड में पहुंचे हैं और वहां पर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं, तभी क्यूआरटी की टीम पहुंची और दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग में 2 अपराधियों की मौत हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये कौन लोग थे, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि जो अपराधी वहां पर कुंदन सिंह के पास पहुंचे थे, पहले से रंगदारी की भी बात की जा रही है, तो ये कौन अपराधी थे और कहां से आए थे, अब तक साफ नहीं हो पाया है। चंद्रमोहन, यकीनन सवाल उठाता है ये पूरा मामला बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर। जो अपराधी है वो कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं थे, AK-47 जैसे हथियार उनके पास थे। उसके बाद पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा पाई कि ये लोग थे कौन। बिल्कुल, देखिए, कल जब से ये घटना हुई है उसके बाद से लगातार एक स्पेशल टीम बनाई गई है मुजफ्फरपुर पुलिस की, जो यह जांच कर रही है और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये जो 3 अपराधी पहुंचे थे ये कौन थे और फिर कहां से आए थे। इससे पहले जब ये कहा जा रहा है कि बस स्टैंड में अपराधी पहुंचे थे, उसके पहले कई बार जो इंचार्ज हैं वहां के, उनको फोन करके धमकी दी गई थी। तो उस नंबर को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो जो सिम है वो किसके नाम पर था और कौन ये अपराधी है, कौन गैंग है। लेकिन अब तक पुलिस यह कुछ भी बताने में नाकामयाब साबित हो रही है कि अपराधी आखिर आए कहां से थे। लेकिन ये जरूर दावा किया जा रहा है कि जल्दी इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो जाएगा। पर जिस तरह से अपराधी दिन दहाड़े स्टैंड में पहुंचते हैं, वहां पर फायरिंग करते हैं, साफ तौर पर दर्शा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किस हद तक बिगड़ चुकी है। हालांकि इसको लेकर कई बार सवाल भी खड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से यह दावा किया जाता है कि इस तरह की घटनाओं पर वो जल्द से जल्द रोक लगाएंगे। लेकिन जो अपराधियों का मनोबल आम तौर पर देखने को मिल रहा है, यह साफ तौर पर दर्शा रहा है कि आज के वक्त में बिहार में अपराधियों के मनोबल सबसे ऊपर है और पुलिस उनके सामने नतमस्तक होते नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन आपका। बिहार के मुजफ्फरपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े 2 गुटों के बीच गोलियां चलाई गई और जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। कुंदन नाम का शख्स था जिसकी मौत हो गई और जो बदमाश है उनके पास AK-47 जैसे हथियार थे। और लेकिन अभी तक जो पुलिस है वो ये पता लगाने में नाकामयाब है कि ये बदमाश कौन थे। ये फरार चल रहे हैं और इस पूरी घटना में एक शख्स की मौत हो गई। ये तस्वीर दिखाती है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर है, जहां पर दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं जिसमें एक शख्स की मौत हो जाती है, लेकिन पुलिस अभी तक उनके सामने नतमस्तक है। पुलिस ये पता लगाने में नाकामयाब है कि आखिर ये बदमाश थे कौन।
दिल्ली के नरेला में एक स्कूल कैब के ड्राइवर की हत्या का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक बदमाश सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी के अंदर बैठे ड्राइवर को गोली मारता नजर आ रहा है। इससे पहले वीडियो में 2 बदमाश गाड़ी तक चलकर आते दिखे, जिसके बाद उनमें एक बदमाश ने पिस्तौल निकालकर गाड़ी के अंदर बैठे ड्राइवर पर गोली चला दी। ड्राइवर को मारने के बाद दोनों बदमाश वहां से भाग निकले। ड्राइवर की शुक्रवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस मामले में की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ठीक बिहार की तरह ही दिन दहाड़े यहां पर गोलियां चलाई गई, जिसमें ये बदमाश आते हैं और दिन दहाड़े यहां पर गोली चलाई गई, जिसमें कैब ड्राइवर की मौत हो गई। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि ये बदमाश कौन थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बदमाश ने गोली चलाई जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। लोकसभा में व्यक्तिगत इनकम टैक्स देने वाले लोगों के लिए घोषणाएं शुरू हुई थीं कि अचानक सदन के अंदर मोदी मोदी के नारे लगने लगे, जबकि साल में 5 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोगों को बजट में कुछ भी नहीं मिला। हालांकि बजट में 5 लाख तक सालाना कमाई वालों को बड़ी राहत जरूर मिलेगी। एनुअल इनकम अप टू ₹5 lakhs will get full tax rebate। और इस ऐलान के साथ ही प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के तमाम सांसद मेज पीटने लगे। कुछ देर तक लोकसभा में मोदी मोदी के नारे गूंजते रहे। करीब 1 मिनट तक इस शोर की वजह से वित्त मंत्री अपना बजट भाषण आगे नहीं पढ़ पाए। तमाम चैनल और बजट सुन रहे लोगों ने भी ये समझ लिया कि टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए 5 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया गया है, जबकि पीयूष गोयल ने यह भी साफ कर दिया था कि टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। For the present, the existing rates of income tax will continue for FY 19-20 also। सबसे पहले न्यूज 18 ने देश को बताया कि बजट में मिली राहत केवल उन लोगों के लिए है जिनकी कमाई 5 लाख से कम है। और कमाई 5 लाख से अगर 1000 या 1 रुपए भी ज्यादा हुई तो टैक्स में कोई राहत नहीं मिलेगी। फिलहाल 2.5 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की कमाई पर 5% टैक्स लगता है। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की कमाई पर 20% इनकम टैक्स लिया जाता है और 10 लाख से ऊपर की कमाई पर 30% इनकम टैक्स लगता है। बजट में हुए ऐलान का मतलब यह है कि अगर आपकी कमाई 5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर कमाई 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो पिछले साल वाले टैक्स स्लैब के मुताबिक ही कमाई पर टैक्स देना होगा। एक मामूली छूट जो सब पर लागू होगी वो ये है, सभी नौकरी पेशा लोगों पर लागू होगी, वो ये है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में 10,000 का इजाफा किया गया है। पहले टैक्सेबल इनकम से 40,000 हटाकर टैक्स जोड़ा जाता था, अब 40 की बजाय 50,000 रुपए की कमाई से हटाकर टैक्स जोड़ा जाए। लेकिन टैक्स की तस्वीर साफ होने के बाद जानकारों ने भी समझाना शुरू कर दिया कि फायदा केवल उन लोगों के लिए है जिनकी सालाना कमाई 5 लाख से कम है। अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से नीचे है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, और अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से 1000 रुपए भी बढ़ गई तो जितना पहले टैक्स था उतना ही है। हालांकि 5 लाख से कम सालाना कमाई वाले लोगों की गिनती भी छोटी नहीं है। इस फैसले का फायदा 3 करोड़ लोगों को मिलेगा। This will provide tax benefit of 18,500 crore rupees to an estimated 3 crore middle class taxpayers। इसलिए प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाने का मौका नहीं चूका। बरसों से ये मांग रही है कि 5 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स से मुक्त घोषित किया जाए। इतने वर्षों से की जा रही इस मांग को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। लेकिन 5 लाख से ऊपर कमाई वाले मध्यम वर्गीय परिवारों को बजट से निराश होना पड़ा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पीएम के पोस्टर पर ममता बनर्जी के पोस्टर और होर्डिंग लगाने पर झड़प हो गई। बीजेपी ने दावा किया कि उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के लोगों ने हमला किया, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम के पोस्टर पर पश्चिम बंगाल की सीएम के पोस्टर लगाने का विरोध किया, जिसको लेकर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, जिसमें बीजेपी का एक कार्यकर्ता घायल हो गया। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जैम लगा दिया और ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन वहीं प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं की पुलिस कर्मियों से बहस हो गई। बीजेपी ने दावा किया कि उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के लोगों ने हमला किया। हमारा पार्टी का ओर से कुछ देर का
जब ये लगा रहा है तब इनमें प्रोटेस्ट किया। उसमें हमारा गौतम सिंह करके एक कार्यकर्ता को नाक से खून बहा दिया इन लोगों ने मार के। हालांकि बाद में बीजेपी नेताओं ने पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया और पीएम के पोस्टर भी दोबारा लगवा दिए गए। मोदी सरकार ने चुनाव से पहले पेश किए अपने आखिरी बजट में छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद का ऐलान करके बड़ा दांव चला, लेकिन विपक्ष ने किसानों को एक दिन के 17 रुपए देने के मुद्दे पर सरकार को घेर लिया। इस ऐलान से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि चुनाव से पहले सरकार किसानों के बैंक खातों में इस रकम की पहली किस्त जमा कराएगी, जो 2,000 रुपए की होगी। यानी चुनाव के वक्त किसानों के बैंक खातों में पैसे पहुंचेंगे। अंतरिम बजट में पीयूष गोयल ने छोटे किसानों के लिए इस योजना का ऐलान किया। किसान हैं जो छोटी जमीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है, 2 हेक्टेयर तक की जमीन को, उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। बड़ी बात यह है कि इस रकम की पहली किस्त जल्द ही किसानों के खातों में जमा की जाएगी। ये प्रोग्राम 1 दिसंबर 2018 से ही लागू किया जाएगा और पहली किस्त 2,000 रुपए की जल्द ही सूचियां बना के उनके खाते में भेजी जाएगी। यानी किसानों के खाते में पैसे लोकसभा चुनाव से पहले आ जाएंगे। लेकिन ये इस योजना की पहली ही किस्त होगी, बाकी किस्तें चुनाव के बाद आएंगी। यही नहीं, शर्त यह भी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ये रकम उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन होगी। ऐसे किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार उन्हें सालाना 6,000 रुपए की मदद देगी। ये रकम 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में किसानों तक पहुंचेगी। यानी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें महीने के 500 रुपए यानी एक दिन के करीब 17 रुपए देगी। सरकार का दावा है कि उनकी इस योजना से 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। लेकिन इस योजना की पहली किस्त किसानों के खातों में चुनाव से पहले जमा होगी, ये बात कांग्रेस को ठीक नहीं लग रही। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर किसानों का अपमान करने का आरोप लगाया। आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान को आप 17 रुपए देते हो, दिन के 17 रुपए। अपमान नहीं है तो क्या है? हालांकि लखनऊ के पास के एक गांव में कुछ किसान बजट में हुए इस ऐलान से खुश दिखे। जो सरकारी योजना चला रही बहुत बढ़िया है, इससे किसान काफी बढ़ जाएंगे। ये बहुत अच्छी योजना बनाई है मोदी जी ने। मैं तो यही चाहूँगा कि बार बार जो भी प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी ही प्रधानमंत्री के पद पर। लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बजट में छोटे किसानों पर हुए ऐलान पर बेतुका बयान दे दिया, जिस पर विवाद हो गया। उन्होंने एक दिन के 17 रुपए किसानों के लिए काफी बता दी, क्योंकि बजट में सरकार ने छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपए देने का ऐलान किया है, जिसके हिसाब से महीने के 500 रुपए होते हैं और एक दिन के करीब 17 रुपए। लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दावा है कि ये 17 रुपए ही किसानों के लिए काफी है। जो बहुत लोग अमीर होते हैं उनको 17 रुपए की वक्त नहीं पता होती कि पर दिन हर एक दिन में अगर बढ़ जाए, तो अगर आप गाँव में कोई रहता हो तो उसे पता लगेगा कि 17 रुपए में काफ़ी कुछ हो सकता है, 2 वक्त का खाना भी मिल जाता है। इसलिए इसको इस तरह से नहीं नकारना चाहिए। हालांकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया। अगर 5 सदस्यों के परिवार पर ये 6,000 रुपया लागू किया जाए तो 3 रुपया 33 पैसे आता है, जो आधा कप चाय की लागत के बराबर है। मोदी जी अगर ये समझते हैं कि किसान को आधा कप चाय की कीमत देकर वो बहुत बड़ी राहत दे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो शायद इससे बड़ा क्रूर मजाक किसान के साथ नहीं हो सकता। किसानों को एक दिन के 17 रुपए देने पर विवाद बढ़ा तो इस पर पीयूष गोयल को भी सफाई देनी पड़ी। सभी को सामान्य 6,000 रुपए सालाना देने का निर्णय लिया और मैं फिर एक बात करूं, ये सम्मान है किसानों का जिन्होंने इस देश को आत्मनिर्भर बनाया, फूड सिक्योरिटी दी। पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार 12 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए देगी, जिसका खर्च 75,000 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। पटना में कांग्रेस की रैली से पहले रुद्र सेना नाम के एक संगठन ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पोस्टर फाड़ दिए। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लगवाए गए इन पोस्टरों में राहुल गांधी को राम के रूप में दिखाया गया था और ये पोस्टर गांधी मैदान के आसपास के इलाकों में लगाए गए थे। लेकिन रुद्र सेना नाम के एक संगठन के लोग वहां पहुंचे और कांग्रेस के नेताओं पर राम के अपमान का आरोप लगाते हुए इन पोस्टरों को फाड़ना शुरू कर दिया। राम बनने वाले को राम राम सत्य कर दिया जाएगा।
इस दौरान कुछ लोग पोस्टर को फाड़ने में जुट गए, जबकि उनका एक साथी अपने फोन पर इसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। रिकॉर्डिंग कीजिएगा, अच्छा से समझे। संगठन के लोगों ने अलग अलग जगहों पर लगे राहुल गांधी के ज्यादातर पोस्टरों को फाड़कर जमीन पर फेंक दिया, जबकि एक जगह पर एक ऐसे पोस्टर के ऊपर दूसरा पोस्टर लगाकर उसे ढक दिया गया। फरवरी को यहाँ होने वाली है गांधी मैदान में, उसी में मजाक बनाई। रुद्र सेना नाम के संगठन के लोग काफी देर तक सड़क पर लगे पोस्टरों को फाड़ते रहे, लेकिन इस दौरान किसी ने उनसे कोई रोक टोक नहीं की। कांग्रेस वहां 3 फरवरी को जन आकांक्षा रैली कर रही है और ये पोस्टर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के स्वागत के लिए लगवाए थे। चुनावी साल में मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में मजदूरों, किसानों और महिलाओं के साथ मध्य वर्ग को साधने की कोशिश की, लेकिन समूचे विपक्ष ने एक सुर में बजट पर सरकार को घेर लिया। और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने तो बजट में शिक्षा और रोजगार के लिए कुछ नहीं होने का दावा किया। 2 words that are missing: education and jobs. In the 10-point vision document, there's nothing about education and there's nothing about jobs. Because if they say anything about jobs, the young people of this country will dismiss it as pakodanomics. वहीं ममता बनर्जी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बजट को जनता के साथ धोखा करार दिया। एक बजट टोटल फर्सो, उसको पता है वो नहीं आएंगे, उनका पता है नहीं आएंगे। इसी के लिए दिस मे बी देयर बीजेपी मैनिफेस्टो अगेन टू चीट द पीपल को चीट करने के लिए, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। विपक्ष का हमला तेज होता देख केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जवाब देने के लिए सामने आए। कांग्रेस अब निराश और फ्रस्ट्रेट हुई है, हमारे किए हुए अच्छे कामों का जवाब नहीं दे सकती, विकास काम का जवाब नहीं दे सकती। तो वहीं सरकार की सहयोगी एलजेपी ने मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट को ऐतिहासिक बताया। लेकिन सरकार की मौजूदा सहयोगी शिवसेना और पुराने सहयोगी आरएलएसपी के नेता बजट पर हमलावर दिखे। शिवसेना ने बजट के बाद बेरोजगारी और महंगाई पर चिंता जताई और विपक्ष की तरह ही बजट पर सरकार को घेरती भी दिखी। इस प्रकार की घोषणाएं हो रही है कि आगे भी यही सरकार आएगी, मगर ये इस प्रकार का ना हो कि सिर्फ बौछार हो, घोषणाओं की बौछार हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन के बारे में क्या, ये भी सोचना पड़ेगा। लगे हाथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी बजट को निराशाजनक बता दिया। जनता को निराश करने वाला बजट है। यह बजट छात्र विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी है और पूर्णतः वित्त मंत्री जी का भाषण चुनावी भाषण है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर और शाजापुर में किसानों से मिलकर इशारों में बीजेपी की हार की वजह पूछी। वो वहां किसानों की समस्याएं और पाले में खराब हुई फसल को देखने पहुंचे थे और किसानों से मुलाकात के दौरान राज्य में फिर बीजेपी सरकार ना बनाने का दर्द छलक उठा। मुझसे कोई नाराजगी थी क्या? तो हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा? शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से वादा किया कि अगर राज्य सरकार कर्ज माफी की मांग पूरी नहीं करती तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। लाले, पीले, नीले, गुलाबी रंग के फॉर्म भरवा रहे, टाइम निकाल रहे हैं। हमारा साफ कहना है कि हर किसान का कर्जा जो आपने कहा 2 लाख रुपए तक उसके खाते में डालो। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने कमलनाथ सरकार से किसानों को सोयाबीन पर प्रति क्विंटल 500 रुपए बोनस देने की मांग की। जिस दिन वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, ठीक उसी दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन करने निकल पड़े, जिसकी वजह से काफी देर तक दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला डीएनडी फ्लाईवे बंद रहा और लोग घंटों तक जाम में ही फंसे रहे। ऊंचाई से ली गई इन तस्वीरों में केवल फंसी हुई गाड़ियों की बत्तियां ही दिखाई दे रही थी, लेकिन इन तस्वीरों में साफ दिखा कि नोएडा से दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे लोगों को किस तरह जाम में फंसना पड़ा। किसानों के ट्रैक्टर अचानक डीएनडी फ्लाईवे पार करते हुए दिल्ली में दाखिल होने लगे। तमाम ट्रैक्टर एक लाइन में चलते हुए टोल प्लाजा पार करने लगे। एक लेन तो पूरी तरह बंद ही हो गई। ट्रैक्टरों पर खड़े किसान तिरंगे झंडे भी साथ लाए थे। शाम का वक्त था जब लोग दफ्तरों से घर की तरफ जा रहे थे, इसलिए ट्रैफिक के हालात बेकाबू होने में देर नहीं लगी। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले सबसे अहम रास्ते के बंद होने से पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूलने लगे। डीएनडी को तो बंद ही कर दिया गया। जो ट्रैफिक है वो उसमें उस पर काफी असर पड़ा है। आप देख सकते हैं इस तरफ की जो लंबी लंबी कतारें हैं, किलोमीटरों से वो लग चुकी हैं यहाँ पे जाम के चलते, और लोग खासा परेशान हैं। किसान प्रधानमंत्री के घर पहुंचने के लिए निकले थे, लेकिन आफत यह थी कि इतने किसानों के एक साथ दिल्ली में घुसने से ट्रैफिक के सारे इंतजाम फेल हो सकते। अभी तो किसान केवल डीएनडी पर ही पहुंचे थे और अगर दिल्ली में और आगे पहुंच जाते तो परेशानी कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती। डीएनडी पर लगे जाम के बीच एक एम्बुलेंस भी फंस गई।
जाम 6 किलोमीटर लंबा हो चुका था और किसान पीछे हटने को तैयार नहीं थे। खमियाजा उस बेकसूर बीमार व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा था जो एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचने के लिए निकला था। लेकिन ऐसे हालात का अंदाजा दिल्ली पुलिस को पहले से था, क्योंकि दोपहर से ही किसानों के ट्रैक्टर नोएडा में दाखिल हो चुके थे। नोएडा की पुलिस दिल्ली पुलिस के संपर्क में थी। किसानों के ट्रैक्टरों की कतार इतनी लंबी थी कि नोएडा में भी कई जगहों पर जाम लग गया। ट्रैक्टरों पर किसानों के परिवार और महिलाएं भी सवार थी। हाथों में तिरंगे झंडे थे और जगह जगह किसानों की मांगों वाले बैनर और पोस्टर भी थे। ट्रैक्टरों के अलावा कुछ गाड़ियां भी काफिले के साथ चल रही थी। जहां से भी किसान गुजर रहे थे वहां पुलिस के तगड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन पुलिस वाले किसानों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे।